Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Imran and I am teaching computer education for class 7. It is our lecture number 9 and we are studying chapter number 2, that is word processor. Today's our first topic is references tab. References tab में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम बुक रीडिंग ही से स्टार्ट करते हैं एज पर प्रीवियस। रेफरेंसेस टैब में देखिएगा, बुक कंसल्ट कीजिए प्लीज। दिस टैब इज मेनली यूज्ड फॉर स्कॉलरली पेपर्स, राइटिंग एंड पब्लिशिंग पर्पसेस। टेबल ऑफ कंटेंट, टू इंसर्ट ए citation, click on insert citation and select add new source. Type in the information for the required fields and click OK when finished. References tab actually स्कॉलरली पेपर्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। स्कॉलरली पेपर से मुराद ये है कि बहुत सारे रिसर्चर्स जब अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं या फिर कोई जर्नल पब्लिश करते हैं, जर्नल पब्लिश करने के लिए उसमें सेंड करने के लिए वो कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए मेनली रेफरेंसेस टैब को यूज़ किया जा सकता है। रेफरेंसेस टैब में मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ देखिए। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनमें आप देख सकते हैं दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया जा सकता है इसमें। टेबल ऑफ कंटेंट्स ही का पार्ट है ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। सिमिलरली इसमें हम फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। फुटनोट इंसर्ट करने में हम एंड नोट और नेक्स्ट फुटनोट के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखें, एक इंसर्ट साइटेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है और इंसर्ट साइटेशन के साथ मैनेज सोर्सेज, स्टाइल एपीए, बिब्लियोग्राफी। इसके अलावा इसमें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्रॉस रेफरेंसेस, मार्क एंट्री एट्सेट्रा, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली हम ये सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं आपको इसका कुछ मेन पर्पस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। आई अस्यूम कि टेबल ऑफ कंटेंट्स से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने हर अपनी बुक में भी देखा होगा। हर बुक के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये चीज़ अवेलेबल होती है कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर क्या है, उस चैप्टर का टाइटल क्या है, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक के सब टॉपिक कौन से हैं, और इसी तरह कौन सा टॉपिक किस पेज पर अवेलेबल है, सामने पेज नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये सारी की सारी डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स में अवेलेबल होती है। रेफरेंसेस टैब के थ्रू एमएस वर्ड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जा सकते हैं। इसको क्रिएट करने का मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अपना ओपन करते हैं। ओके, हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गए। हम इसके फर्स्ट पेज पर चले जाते हैं। This actually is not the first page, but still we may use it. Okay. मेन्यू में रेफरेंसेस पर जाते हैं। रेफरेंसेस टैब ओपन हो गया है। इसमें हम देखें, यहाँ पर लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें और उसके बाद
आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2। आप किसी भी टेबल पर क्लिक कर सकते हैं, इससे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होगा। लेट्स अज्यूम कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और इसको आप ओके कर दें। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो गया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे ही हमने देख सकते हैं कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स तो क्रिएट हो गया है, लेकिन इसके बीच में एंट्रीज कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इस वक्त हम इसके पेज 2 ऑफ 6 पर अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट 6 पेजेस का है और इस वक्त हम पेज नंबर 2 पर हैं। ओके, अब हम इसके निचले पेज पर जाते हैं। यहाँ पर जब हम निचले पेज पर आए हैं, आपको शायद याद हो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये सारी टाइपिंग कर चुके हैं। एनीवे, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा टेक्स्ट सिलेक्ट किया है। अब हम होम टैब पर आते हैं। होम टैब पर आकर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हेडिंग्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हेडिंग्स को यूज़ करना। हम हेडिंग 1 पर क्लिक कर देते हैं। हेडिंग 1 पर क्लिक करने से हुआ ये है कि जो हमारा सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड्स थे, दैट इज़ ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, तो ये हेडिंग 1 के साइज़ के हो गए हैं। ओके, लेकिन इसका हेडिंग 1 का साइज़ करने का हमारा मेन पर्पस क्या था कि हम दोबारा अपने पेज 2 पर जाकर देखें कि हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया था उस पे क्या फ़र्क पड़ा है। हम वापस अपने ऊपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा है। हम अपडेट टेबल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने अपडेट टेबल पर क्लिक किया तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास एक एंट्री आ गई जो कि एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ही लिखा हुआ है और इसके सामने पेज नंबर 3 लिखा है। ओके, दोबारा पेज 3 पर जाते हैं। ओके, इसमें ये देखिए एक वर्ड लिखा है इलेजी, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इलेजी डॉग। हमने ये दो वर्ड्स सेलेक्ट किए और इस बार हम हेडिंग 2 पर क्लिक कर देते हैं। हेडिंग 2। अब हुआ क्या है कि ये हमें इसको ज़रा नीचे ले जाना चाहिए, निचली लाइन में ले जाना चाहिए। लेजी डॉग हेडिंग 2 टाइप का टेक्स्ट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग लिखा है, इसको भी हम हेडिंग 2 बना देते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को हमने हेडिंग 2 बना दिया। दोबारा हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाते हैं और इसको एज पर प्रीवियस अपडेट करते हैं। अपडेट टेबल पर हमने क्लिक किया। अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। आप एंटायर टेबल को अपडेट करें और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखें इसमें मेन हेडिंग थी ए क्विक ब्राउन फॉक्स और उसकी दो सब हेडिंग्स जो कि हैं लेजी डॉग और हेडिंग जो कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की थी वो इसमें शो हो रही है। ओके, इसी तरीके से हम इसमें कुछ और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक क्विक को भी हेडिंग 1 बनाते हैं। हमने इसको भी हेडिंग 1 बना दिया। ओके, निचले पेज पर जाकर भी हम किसी टेक्स्ट को, ये हमारे पास एक डमी टाइपिंग हुई हुई है, इसको भी हम हेडिंग 1 बना लेते हैं। ये देखिए ये भी हेडिंग 1 हो। अब हम पेज 5 पर जाते हैं। पेज 5 पर भी हमारे पास कुछ डमी टाइपिंग अवेलेबल है, इसको भी हम हेडिंग 1 बना देते हैं। ये देखिए इसको भी हमने हेडिंग 1 में चेंज कर दिया। ये सारा कुछ करने से हुआ क्या? दोबारा हम पेज अप करके
अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाते हैं और उसको अपडेट करते हैं। ये हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आ गए, इसको हमने अपडेट टेबल पर क्लिक कर दिया, अपडेट एंटायर टेबल, ओके। जैसे ही हमने ये किया है तो आप देख सकते हैं कि जो जो हेडिंग्स हमने बनाई थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गई हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं उसका पेज नंबर भी गिवन है, और जो हमने फर्स्ट मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स बनाई थी वो भी बिल्कुल इसी तरह अवेलेबल है जैसा कि हम चाह रहे थे। तो ये मैकेनिज्म है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का। टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी बुक में या किसी भी रिसर्च पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये रेफरेंसेस के थ्रू हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, इसमें हमें बिल्कुल एफर्ट नहीं करना पड़ती। ओके, दोबारा हम अपनी बुक पर आ गए। बुक में इसके अलावा आप देख सकते हैं कि साइटेशन के बारे में भी है, कि साइटेशन क्या चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दोबारा हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर गए, रेफरेंसेस पर जाएं, और रेफरेंसेस पे जाके इंसर्ट साइटेशन पर हमने क्लिक कर दिया। इंसर्ट साइटेशन पे आके हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनमें हम सोर्सेज को मैनेज मैनेज कर सकते हैं, और एपीए स्टाइल कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। एपीए स्टाइल क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपीए से मुराद एक्चुअली ये है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एसोसिएशन बेसिकली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देती है, और उन स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या है कि कोई भी रिसर्च पेपर जब क्रिएट किया जाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फॉर्मेट से मुराद ये है कि उसमें किस तरह की हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग में कौन सा टेक्स्ट यूज़ किया जाए, फॉन्ट का साइज़ क्या हो, फॉन्ट का कलर क्या हो, अगर दो लाइंस में कुछ स्पेस दी जा रही है तो लाइन स्पेसिंग क्या हो, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्या हो, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी डिटेल उस स्टैंडर्ड में गिवन होती है, और जितने भी रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं उनमें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बिब्लियोग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिब्लियोग्राफी से मुराद ये है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिसर्च पेपर वगैरह देखते हैं तो उसके एंड पर उसके डिफरेंट क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में जो जो वर्ड्स जिस जगह पर अवेलेबल है उसका रेफरेंस अवेलेबल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ज़रा इंसर्ट साइटेशन को देख लेते हैं। आप ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करें। इंसर्ट साइटेशन के बाद ऐड न्यू सोर्स पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये एक नई विंडो आ गई। इस विंडो में हम नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द रिसर्च पेपर, अगर वो कॉरपोरेट ऑथर है, दैट मींस कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर वो कोई इंडिविजुअल ऑथर है तो इसको हम अनचेक करते होते हैं और यहाँ पर ऑथर का नेम आ जाता है। टाइप ऑफ सोर्स यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करते हैं कि वो कोई बुक है या फिर जर्नल आर्टिकल है या फिर किसी पीरियोडिकल का आर्टिकल है, एट्सेट्रा। जो भी उसका सोर्स है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पर सोर्स का टाइटल आ जाएगा कि उसने अपने रिसर्च पेपर का नाम क्या रखा हुआ है। यहाँ पर रिसर्च पेपर का ईयर आ जाएगा, इस जगह पर सिटी आ जाएगा, और यहाँ पर अगर रिसर्च पेपर का कोई पब्लिशर है या कोई बुक है उसका कोई पब्लिशर है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और इसके साथ ही हम शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स कर देंगे तो वो सारे के सारे फील्ड्स हमारे लिए विजिबल हो जाएंगे। ओके, बिब्लियोग्राफी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिटेल अवेलेबल है। लाइक हम यहाँ पर एक डमी बिब्लियोग्राफी टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे क्रिएट करते हैं।
इस पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, तो बिब्लियोग्राफी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको यूज़र को ये करना होता है कि इंफॉर्मेशन देते जाना है। इंफॉर्मेशन खुद ब खुद उस फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी जो फॉर्मेट किसी भी जर्नल का रिक्वायर्ड फॉर्मेट हो सकता है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें वो फॉर्मेट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑथर का नाम चेन जे है और 2003 में वो उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ऑथर का नेम, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सामने उसका टॉपिक है साइटेशन एंड रेफरेंसेस और सिटी न्यूयॉर्क है। इसके अलावा कॉम्बोसो प्रेस ने उसको पब्लिश किया है। तो ये सारी की सारी डिटेल, जर्नल की डिटेल अवेलेबल है। तो बिब्लियोग्राफी बेसिकली जर्नल की डिटेल के लिए यूज़ की जाती है और इसके थ्रू उस जर्नल के बारे में या उस रिसर्च पेपर में जो जो चीज़ें, जो जो जर्नल्स या जो जो रिसर्च पेपर्स कंसल्ट किए गए हैं, उन सारों के रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वापस हम अपनी बुक पर आते हैं। रेफरेंसेस के बाद जो नेक्स्ट टैब हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिव्यू टैब। रिव्यू टैब एक टेक्निकल टैब है। थोड़ा सा इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। रिव्यू टैब में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस, वर्ड काउंट कैन बी चेक्ड फ्रॉम द रिव्यू टैब। ओके, हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर रिव्यू टैब को भी देख लेते हैं कि रिव्यू टैब क्या चीज़ है। यहाँ पर हमने रिव्यू पर क्लिक किया। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग ऑटोमेटिकली चेक हो सकते हैं। अगर कहीं पर यूज़र कोई स्पेलिंग रॉन्ग कर देगा तो उस वाले वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी। सिमिलरली, अगर यूज़र कोई ग्रामर मिस्टेक करता है तो उसके नीचे ब्लू या ग्रीन लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें एक थिसॉरस का ऑप्शन अवेलेबल है। थिसॉरस एक्चुअली क्या करता है कि किसी भी वर्ड के सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स सजेस्ट कर देता है। यूज़र के पास ऑप्शन होती है कि अगर वो अपने वर्ड की बजाय कोई सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड यूज़ करना चाहता है तो वो वर्ड यूज़ कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन वर्ड काउंट की भी है। वर्ड काउंट ये करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल वर्ड्स, कैरेक्टर्स, लाइन एटसेट्रा काउंट करके दे देता है। आपको शायद इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि सम टाइम कुछ ऐसा आपको ऐसे लिखना होता है जिसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इतने 100 वर्ड्स का, लाइक 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ऐसे लिखें। तो इस तरीके से वर्ड काउंट करना बहुत इजी हो जाता है। तो एमएस वर्ड ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि वर्ड काउंट कैसे किया जाए। इसके अलावा रिव्यू टैब में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम थोड़ा थोड़ा ज़रा उनको देख लेते हैं। इसमें लैंग्वेज की ऑप्शन है जिसमें एक ट्रांसलेट है और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर यूज़र के पास ऑप्शन है कि वो अपने किसी भी नोट से रेलिवेंट कोई कमेंट्स लिख सकता है। कमेंट का पर्पज़ ये है कि उसको यूज़र को याद दहानी रहे, जब दोबारा वो इस टेक्स्ट को देखे तो उसको याद आ जाए कि उसने किस लिए लिखा था। इसके अलावा इसमें मार्कअप्स दिए जा सकते हैं, एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस रिव्यू टैब में अवेलेबल है। ऑब्वियसली हम सारी की सारी डिटेल नहीं डिस्कस कर सकते सिलेबस में, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू का इंट्रोडक्शन दे दिया। हम दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पर आ गए, अपनी बुक पर आ गए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैब है, दैट इज़ व्यू टैब। व्यू टैब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे व्यू के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, व्यू टैब को हम ओपन करते हैं। जैसे ही हमने व्यू टैब को ओपन किया, आप देख सकते हैं इसमें रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है,
रूलर है, ग्रिड लाइंस हैं, नेविगेशन पेन, जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इन सारी ऑप्शंस का पर्पस क्या है, वन बाय वन हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रीड मोड में बल्कि ऐसा है कि हम ऐसा अपनी बुक भी दोबारा साथ कंसल्ट करते हैं। बुक में हम दोबारा आए, इसमें हमने व्यू ग्रुप को देखा। देयर आर 3 ways टू व्यू द स्क्रीन: रीड मोड, प्रिंट लेआउट। रीड मोड के बारे में स्टडी करते हैं। स्प्लिट द स्क्रीन इन ऑर्डर फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी व्यूड इन 2 पेजेस। प्रिंट लेआउट में क्या है, दिस इज अ डिफॉल्ट स्क्रीन इन विच डॉक्यूमेंट्स आर व्यूड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड एज शोन। और वेब लेआउट में क्या है, दिस स्क्रीन अलाउज यू टू व्यू योर डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज। इसको हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं इन ऑप्शंस को। इस वक्त प्रिंट लेआउट में हम अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहे हैं। प्रिंट लेआउट से मुराद ये है कि जब आप प्रिंटर से इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे तो जिस तरह का प्रिंट पेजेस पर आएगा उस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को शो किया जा रहा है। रीड मोड में आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पूरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सेकेंडली ये कि बुक की तरह 2 पेजेस एट द सेम टाइम नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप बुक के नेक्स्ट पेजेस कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम एरो पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेजेस आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम बैकवर्ड एरो पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी बुक के वापस जा रहे हैं। अपने प्रिंट लेआउट मोड में आने के लिए एस्केप की प्रेस करते हैं, दोबारा हम उसी मोड में वापस आ जाते हैं। वेब लेआउट को भी एक्सप्लोर करते हैं। वेब लेआउट पर हमने क्लिक किया, अब हमारा डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में नज़र आ रहा है जैसा कि एक वेब पेज नज़र आया करता है। वेब पेज की तरह का हमारा डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। इसको हम अप एंड डाउन करके देखें तो हमारा डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक ए वेब पेज नज़र आ रहा है। दोबारा हम अगर प्रिंट लेआउट में जाना चाहते हैं तो उसका मैकेनिज्म ये है, 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि हम एस्केप की प्रेस करें, सेकेंडली ये है कि हम अपनी विंडो से इस जगह पर आकर क्लिक करें, तो यहाँ से भी प्रिंट लेआउट में हम वापस आ सकते हैं। रूलर के ऑप्शन को आप देखिए, इस वक्त ये चेक हुई है। चेक का मतलब ये है कि रूलर हमें नज़र आ रहा है। रूलर नज़र आने का मतलब ये कि आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं कि हमारे पेज की विड्थ इंचेस में शो की जा रही है और जो पेज का वर्किंग एरिया है वो इंचेस में नज़र आ रहा है। अगर हम इस रूलर को अनचेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप पर जो रूलर नज़र आ रहा था वो अब इनविजिबल हो गया, नज़र आना बंद हो गया। हम दोबारा चेक करते हैं, ये देखिए दोबारा रूलर नज़र आना शुरू हो गया। इसके अलावा ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन की भी टू सम एक्सटेंट इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती, इनको हम छोड़ देते हैं। जूम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसके थ्रू अपने पेज को डिफरेंट तरीके से जूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये देखिएगा, एक वन पेज जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, मल्टीपल पेजेस की, पेज विड्थ एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप अपने पेज के लोअर राइट कॉर्नर पर देखें तो यहाँ पर भी माइनस और प्लस के साथ जूम इन और जूम आउट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने पेज को यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। प्लस ये कि व्यू में जाकर ये जो जूम की ऑप्शन है यहाँ से भी आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जूम ग्रुप। जूम ग्रुप को हम देखते हैं कि जूम ग्रुप में क्या चीज़ें हैं।
ज़ूम ग्रुप वही है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेज को ज़ूम इन किया जाए या ज़ूम आउट किया जाए। जैसे ही हम ज़ूम पर क्लिक करते हैं, ये वाली एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है। इसमें इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने अपने पेज को 120% पर ज़ूम किया हुआ है। इसको हम कम या ज़्यादा भी ज़ूम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास डिफ़ॉल्ट में अवेलेबल हैं, लाइक 200%, 100%, 75% एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, मैनी पेजेस एटसेट्रा। हम इसमें से लेट्स अज्यूम कि पेज विड्थ को सिलेक्ट करते हैं। हमने पेज विड्थ पे क्लिक किया और साथ ही हमने ओके पर क्लिक कर दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारा पूरा का पूरा पेज अपनी विड्थ के मुताबिक नज़र आ रहा है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि हमने कितने परसेंट सेलेक्ट किया हुआ था। ये बाय चांस हमारे 120% से बहुत करीब है, लाइक 122%। हम दोबारा अगर 120% पर आना चाहें ज़ूम आउट करके, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज दोबारा से 120% पर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक द क्विक एक्सेस टूल बार है। इस टूल बार के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस चैप्टर से रेलिवेंट, इंशाल्लाह हम उनमें से कुछ टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप इनकी कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को नोट करते जाएं और इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी मैं आपको सारों को बताऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।